बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी निबोश IG2 की रिपोर्ट को हम कैसे बनाएंगे और कौन कौन से आसान तरीके हैं उसको बनाने के लिए। तो आज आप उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले रिपोर्ट के जो हैं वो 4 पार्ट हैं, ठीक है। असेसमेंट के रिस्क असेसमेंट बनानी है जो आपने, उसके हैं 4 पार्ट, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में आपने इंफॉर्मेशन लिखनी है जी, जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप बना रहे हैं रिपोर्ट अपनी, ठीक है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप रिपोर्ट बना रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे और आप इस IG2 की रिपोर्ट की जो रिस्क असेसमेंट बनानी है उसका जो आप रेफरेंस दे सकते हैं वो IG2 की बुक होगी, ठीक है। यूनिट्स के हिसाब से जो आपने IG2 की बुक पढ़ी है उसमें से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद निबोश की वेबसाइट से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और जो दूसरी आप वेबसाइट इस्तेमाल करेंगे उसका आप रेफरेंस दे के वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब जो पार्ट 1 है, बैकग्राउंड, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड क्या है, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप अपनी IG2 की रिपोर्ट बना रहे हैं उसके बारे में आप, अच्छा, सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, फिर उसकी साइट लोकेशन लिखनी है, यानी कि वो जिस जगह पे मौजूद है, और ये सब चीज़ें जो आपने लिखनी है जो वहाँ पे मौजूद हैं। ये नहीं हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा नाम लिखें जो मौजूद ही नहीं है, ठीक है, यहाँ वो साइट बंद हो चुकी है। तो ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी, आपने ओरिजिनल चीज़ें लिखनी है, यानी कि एक आप किसी इंडस्ट्री के ऊपर बना रहे हैं तो वो इंडस्ट्री मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। उसकी साइट लोकेशन आपने लिखनी है, अपने नंबर ऑफ़ वर्कर्स, वहाँ पे कितने बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वहाँ पे जो काम हो रहा है उसके बारे में आपने लिखना है। उसके बाद वहाँ की रिस्क असेसमेंट का एरिया जो है, यानी कि आप किसी मशीन शॉप के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी स्प्रे एरिया में काम कर रहे हैं, या कोई एक साइट लोकेशन जिसके ऊपर आप रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं उसकी आपने लोकेशन का भी बताना है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के इस सेक्शन के ऊपर अपनी रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं। उसके बाद जो आपने इंफॉर्मेशन ली है वो कहाँ से ली है, वहाँ पे इंजीनियर सुपरवाइज़र मौजूद है उनसे ली है, ठीक है। उसके बाद आपके एम्स और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं रिस्क असेसमेंट बनाने के, ठीक है, वो आपने क्या क्या आउटलेट के ऊपर बताने हैं, ठीक है। वहाँ पे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंसल्ट, यानी कि आपने इंफॉर्मेशन कहाँ से ली, ठीक है, वहाँ से आपने किस किस बंदे से बात की, वहाँ पे आपने हैज़र्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई किया, वहाँ पे कौन कौन से कंट्रोल मेजर लगे हुए थे, और जो जो वहाँ पे काम करने वाले हैं उन कंट्रोल मेजर्स को अगर वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो आपने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे देखी हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे आएंगी इसके अंदर। यू शुड एम टू कंप्लीट दिस सेक्शन 100 to 200 वर्ड, यानी कि आपने रिस्क असेसमेंट के हवाले से 100 से 200 वर्ड जो हैं वो इसके ऊपर लिखने हैं। उसके बाद अच्छा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने अपना लर्नर नंबर और लर्नर नेम जो है वो सबसे पहले लिखना है, ताकि आपकी पूरी स्लाइड्स के ऊपर वो आपका नाम शो होता रहे, ठीक है। अब बात करेंगे जी पार्ट 1 के हिसाब से कि अब वो किस तरह आप फिल करेंगे। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन का एक नाम होगा, जैसे ये इधर मैंने अभी लिखा है कि इंटरनेशनल जनरल गैराज लिमिटेड, नॉन एज IGG, ठीक है। तो अब इसी तरह इसके बाद साइट लोकेशन उसकी मैंने बता दिया, आप अपनी कंट्री के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये अभी अमांदा आप कंट्री यानी कि कुछ भी लिख दिया है। तो उसके बाद नंबर ऑफ़ वर्कर आ जाएगा। उसके बाद वहाँ पे क्या काम हो रहा है, व्हीकल रिपेयरिंग हो रही है, स्प्रे हो रहा है। उसके बाद गैराज है, गैराज के अंदर जो भी काम हो सकते हैं वो सिस्टम जो है वो आप देख सकते हैं कि आप जिस इंडस्ट्री के ऊपर बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या काम हो रहे हैं। उसके बाद कौन कौन सी शिफ्टों में काम हो रहे हैं, ठीक है। सुबह 6 से शाम 6 बजे की शिफ्ट है, या सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे की शिफ्ट है, वीकेंड ऑफ होता है। तो उस सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने जनरल डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखनी है। फिर आपने जिस एरिया के ऊपर अपनी रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं उस एरिया का बताना है कि यार हम जो है वो इस एरिया के ऊपर रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं, तो उसका नाम आपने बताना है। जैसे अब ये स्प्रे बहुत एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि स्प्रे बहुत के ऊपर जो है एक्टिविटी के ऊपर हम रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आपने लर्नर नंबर इस तरह लिखना है और लर्नर नेम भी इस तरह लिखना है, ठीक है। अब जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे लिखनी है। कि जैसे अभी ये अब बताया गया कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपने कहाँ से ली, आपने कहाँ से लीजिए, आपने बुक से ली। उसके बाद बुक का नेम बता दिया। उसके बाद जो आपने साइट्स इस्तेमाल की हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी की है कि किसी भी रिपोर्ट को कंप्लीट करने के लिए, जैसे ये अब ये एक साइट है,
पूरी साइट का उसने यूआरएल जो है वो यहाँ पे पेस्ट किया है। इसी तरह आपने भी जिस तरह जितनी भी साइट्स का इस्तेमाल करेंगे वहाँ उसका यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब आ जाता है जी पार्ट 2, रिस्क असेसमेंट। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। तो यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा केयरफुली जो है वो काम करना है, ठीक है। इसमें आपने सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम, यानी कि जो आपने पीछे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा है वही लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ असेसमेंट, यानी कि किस दिन आपने उस एरिया की असेसमेंट की, ठीक है। उसके बाद स्कोप ऑफ रिस्क असेसमेंट, यानी कि आप किस चीज़ के ऊपर स्कोप कर रहे हैं, यानी कि आपका जो तहैया है, यानी कि आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, तो उसके बारे में लिखेंगे। अब जो रिस्क असेसमेंट मेन तरीका है बनाने का वो ये यहाँ से स्टार्ट होगा कि सबसे पहले आपने हैज़र्ड की कैटेगरी और हैज़र्ड्स के बारे में बताना है। यानी कि जैसे हैज़र्ड कैटेगरी में क्या आ जाएगा, सब हैज़र्डियस सब्सटेंस यूज़ हो रहे हैं। हैज़र्डियस सब्सटेंस यूज़ हो रहे हैं, वो क्या कौन से सब्सटेंस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उनसे क्या हैज़र्ड पैदा हो रहे हैं, यानी कि क्या कौन से ख़तरात पैदा हो रहे हैं। तो उनके बारे में आपने सबसे पहले इस कॉलम के अंदर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। उसके बाद कौन से बंदे हार्म हो रहे हैं, हु माइट बी हार्म एंड हाउ, यानी कि कौन से बंदे हार्म हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है कि वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो इन्वॉल्व हैं। उसके बाद फोरमैन, चार्जमैन, उसके बाद इंजीनियर्स, यानी कि उसके बाद जो वहाँ पे पेडिस्ट्रियन चल रहे हैं वो भी जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसी तरह आपने उसके बाद आपने जो एक्शन ऑलरेडी लगे हुए हैं, यानी कि जो साइट असेसमेंट के बाद एक्शन लगाए गए हैं, यानी कि कौन से कंट्रोल मेजर जो हैं वो पहले से लगे हुए हैं, तो उसके बारे में बताना है। उसके बाद फिर आपने अपने कंट्रोल मेजर्स लगाने हैं, ठीक है। व्हाट द फर्दर एक्शन एंड कंट्रोल मेजर यू विल रिक्वायर्ड, यानी कि आपने कौन कौन से जो है वो रिक्वायरमेंट वहाँ पे ज़रूरी है उसके बारे में बताएंगे। इसी तरह फिर टाइम स्केल देंगे कि भाई इतने इतने दिनों में या इतने वीक्स के अंदर जो है वो हमारा ये काम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे टाइम पीरियड देंगे आप, ठीक है, स्केल के अंदर। और इसी तरह जो लास्ट स्केल है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन जॉब टाइटल, यानी कि जो वहाँ पे उस एरिया का रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका आप यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि वो चार्जमैन है, सुपरवाइज़र है, या इंजीनियर है, मैनेजमेंट का कोई बंदा है, या एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल वाले हैं, तो उन सब का जो है वो यहाँ पे रेफरेंस देंगे। तो इसी तरह अभी आपकी एक एग्जांपल मैं आपको इसकी बता देता हूँ कि आपने कैसे इसको वहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, इसको कॉपी मत कीजिएगा क्योंकि ये ऑलरेडी एक एग्जांपल्स के अंदर से मैंने आपको ये लिख के बताएंगे, ठीक है। अगर आप इसको कॉपी करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, आपके प्लेजरिज्म आ जाएगा, आपका वो सिस्टम जो है वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये चीज़ें कॉपी हुई हुई हैं, ठीक है। ये सिर्फ चीज़ें लिख के बताने का मकसद यही है कि आपको चीज़ें समझ आ जाएं, ठीक है। सबसे पहले आ जाएं जी ऑर्गेनाइजेशन का नेम, मैंने वही लिखा। उसके बाद डेट लिख दी मैंने। उसके बाद वर्कशॉप है, स्टोर है, स्प्रे बोत है, यानी कि किसके ऊपर हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाएं जी कैटेगरी के अंदर। हैज़र्डियस सब्सटेंस मैंने जैसे आपको बताया, इसी तरह अब हैज़र्डियस सब्सटेंस कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं, डस्ट से निकल रहे हैं, हाई कंस्ट्रक्शन हो रही है, प्रोसेस हो रहा है, डस्ट इन एयर हो रहा है, यानी कि तो अब हैज़र्डियस सब्सटेंस कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो उसके बारे में आपने बताना है सबसे पहले हैज़र्ड्स के अंदर, ठीक। अब जैसे आ जाता है जी हु माइट बी हार्म एंड हाउ, अब कौन कौन से बंदे जो हैं वहाँ पे इफ़ेक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले उसने कहा जी ऑल वर्कर, कस्टमर एंड अदर विजिटर एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद हाई कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोसेस डस ऑलवेज बी प्रेजेंट ऑफ द रूटीन एंड फ्रीक्वेंट एक्ट बीइंग कैरी आउट, यानी कि उसने फिर उसके बाद बताया कि यार ये काम हो रहा है, इसकी वजह से बहुत से जो हैं वर्कर जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, उनको भी जो है इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। उसके बाद दूसरे जो वर्कर्स हैं उनको भी इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो उन सब के बारे में आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद अब क्या कंट्रोल मेजर्स लिए हुए हैं जो कंपनी ने ऑलरेडी लिए हुए हैं या ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी वहाँ पे लिए हैं, तो डस्ट मास्क अवेलेबल बट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट दीज आर ऑन, यानी कि वहाँ पे डस्ट मास्क प्रोवाइड किए हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन कोई भी बंदा जो है वो उसको फॉलो नहीं करता या मैंडेटरी नहीं है, यानी कि वहाँ पे उसकी ज़बरदस्ती, यानी कि उसको कोई भी साइन नहीं लगाया गया या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है मैंडेटरी नहीं किया गया कि कोई भी बंदा जो है बगैर डस्ट मास्क के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसी सिचुएशन मौजूद नहीं है। तो अब ये तो थे ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कंट्रोल मेजर लगाए हुए थे और कौन कौन से बंदे हार्म हो रहे थे वो हमें पता चल गए।
अब जब हमने अपने कंट्रोल में ये लगाने हैं तो कम से कम ये देखें 6 तक काउंटिंग है, कम से कम 7 to 8 कंट्रोल मेजर हमने अपने देने हैं। ठीक है, वो अब कैसे देने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे अभी इसने बताया इनक्लोज एरिया टू सेट अप फ्रॉम द सैंडिंग ग्राइंडिंग ऑपरेशन, यानी कि सबसे पहले उसने उस एरिया को क्या हुआ है महफूज करने की कोशिश की है, इनक्लोज किया कि जिस एरिया में सैंडिंग ब्लास्टिंग कर रहे हैं ग्राइंडिंग कर रहे हैं वो अलहदा कर दिया जाए। ठीक है, कंट्रोल मेजर्स आपने कैसे लगाने हैं, ई सेप्स के जरिए। ठीक है, एलिमिनेट, सब्स्टिट्यूट, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल एंड पीपीज, जैसे आप कंट्रोल मेजर्स के बारे में पढ़े हैं तो उसी तरह आपने उन्हीं को तरतीब में रखते हुए ही अपने अपने कंट्रोल मेजर लगाने हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, एलिमिनेशन किया कि वहाँ से उसको अलहदा कर दिया। फिर उसने परचेज अ टूल डस्ट एग्जॉस्टिंग सिस्टम, यानी कि उसने जो है डस्ट को अट्रैक्शन यानी कि अपनी तरफ सक करने वाले सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करने के लिए टाइम दिया। ठीक है, उसके बाद उसने फेस मास्क को मैंडेटरी किया। उसके बाद जितने भी वर्कर्स हैं उनको पीपीज और उनके हैजर्ड कंट्रोल के बारे में बताया। ठीक है, मेंटेनेंस प्रोग्राम फॉर वेंटिलेशन सिस्टम, यानी कि जितना भी वेंटिलेशन सिस्टम है उसकी मेंटेनेंस करवाई, हाउस कीपिंग करवाई, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रोवाइड किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देखें कंट्रोल मेजर्स के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही क्लोजली चेक कीजिएगा कि ये जो कंट्रोल मेजर्स हैं ये आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए। ठीक है, कि और ये आपके रेलेवेंट होने चाहिए आपके हैज़र्ड कैटेगरी के साथ और आपके जो वर्कर हार्म हो रहे हैं उसके साथ, आपके कैटेगरी के साथ ही रेलेवेंट होने चाहिए आपके कंट्रोल मेजर। उसके बाद आपने बेसिकली टाइम पीरियड देना है कि यार आपने इतना टाइम देना है कि उतने टाइम में जो है वो आपके कंट्रोल मेजर अप्लाई हो जाएं। जैसे अब ये उसने कहा था कि इनक्लोज कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए सैंड ब्लास्टिंग ग्राइंडिंग को, तो उसने 6 मंथ्स का टाइम दिया। ठीक है, इसी तरह परचेजिंग पीपीज वगैरह का तो वो विद इन 1 मंथ 1 वीक में हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरह जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन का उसने बता दिया है, वर्कशॉप मैनेजर है, फाइनेंस डायरेक्टर है और स्टोर मैनेजर हैं जो है इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी रिस्क असेसमेंट के अंदर पार्ट 2 के अंदर। अब हम बात करेंगे पार्ट 3 के अंदर। ठीक है, पार्ट 3 के अंदर प्रायोरिटी ऑफ 3 एक्शन विद जस्टिफिकेशन फ्रॉम दी सिलेक्शन। अच्छा, एक चीज़ रह गई पार्ट 2 के अंदर कि पार्ट 2 के अंदर आपने ये कम से कम 10 हैज़र्ड्स लिखने हैं, यानी कि एक हैज़र्ड ये है हैज़र्डियस सब्सटेंस, उसके बारे में ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसी तरह के आपने 10 हैज़र्ड्स के बारे में लिखना है अपने वर्कशीट के ऊपर। अब पार्ट 3 में प्योरिटी के लिए तीन एक्शन हमने लेने हैं जो हमने ऑलरेडी लगाए हैं, तो उन्हीं के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है और जस्टिफिकेशन देनी है कि हमने ये 3 एक्शन जो हैं वो क्यों सिलेक्ट किए हैं। अब सबसे पहले जो है पार्ट 3 के अंदर मॉरली एंड फाइनेंशियली आर्गूमेंट फॉर ऑल सेक्शन, यानी कि जितने भी आपने कंट्रोल मेजर्स लगाए हैं उनके ऊपर जो है मॉरली, लीगली और फाइनेंशियली आर्गूमेंट्स आपने देने हैं कि मॉरली क्यों दिए कि हमने ये कंट्रोल मेजर्स लगाए हैं, वो क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमारे एक्सीडेंट इंसिडेंट जो है वो कम हो जाए, एक्सीडेंट इंसिडेंट जो रेट है वो हमारा कम हो जाए। उसके बाद हम कानून के साथ जो है वो मेट करने लग जाएं, ताकि अगर हम हमारे ऊपर लीगली एक्शन हो तो हमारा जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो लॉ के साथ अटैच करें। इसी तरह फाइनेंशियल आर्गूमेंट इसलिए कि हमारा जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो हमारी कम हो जाए। ठीक है, हमें फाइनेंशियली पे ना करना पड़े किसी को, तो उस तरह के आपने जो है लीगली, फाइनेंशियली और आर्गूमेंट, ये मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि ये आपने कैसे लिखने हैं। इसी तरह जस्टिफिकेशन ऑफ एक्शन 1, यानी कि आपने 3 एक्शन लेने हैं, जैसे ऊपर बताया गया कि प्रायोरिटी ऑफ 3 एक्शन विद जस्टिफिकेशन फॉर दी सिलेक्शन, यानी कि आपने 3 एक्शन यहाँ पे लिखने हैं, उसकी उनकी जस्टिफिकेशन देनी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अब एक्शन आ जाएगा जी, जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि हैज़र्डियस सब्सटेंस का इस्तेमाल हुआ, तो एक्शन इसमें क्या हुआ है, तो आपने जो कंट्रोल में ये लगाए, फिर उसके बाद स्पेसिफिकली लीगली आर्गूमेंट्स यहाँ पे आपने देने हैं कि आपने लीगली आर्गूमेंट्स दे के अपने कंट्रोल मेजर्स के बारे में बताना है। उसके बाद लाइकलीहुड और सेवरिटी के बारे में बताना है कि आपने ये कंट्रोल मेजर्स लगाए हैं, इससे ये लाइकलीहुड कम हुआ है और सेवरिटी भी कम हुई है। अगर लाइकलीहुड ज़्यादा होगा तो सेवरिटी भी ज़्यादा होगी, तो उसके बारे में यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है। इसी तरह हाउ इफ़ेक्टिव, यानी कि आपने जो कंट्रोल में ये लगाए हैं वो कितने इफ़ेक्टिव हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और रिस्क असेसमेंट को बनाने के लिए। तो अभी मैं इसकी आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। सबसे पहले मॉरली फाइनेंशियली आर्गूमेंट्स आपने इस तरह लिखने हैं कि जैसे आपने उस
उस कंपनी का नाम लिखा, उसके बारे में बताया कि ये यहाँ पे हम चाहते हैं, आपको पता है मॉरलिज़म में यही है कि आप चाहते हैं कि आपके वर्कर सेफली काम करने के लिए आएँ और सेफली ही अपने घरों में जाएँ, और ना ही कि उनको कोई भी मेजर प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, ना ही वो डिसेबल होके जाएँ। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी हमारे मॉरली रीज़न में, फाइनेंशियली रीज़न में, कि हमें किसी बंदे को कोई चीज़ पे नहीं करनी पड़ेगी। अगर इंजर्ड हो जाएगा तो उसको सिक पे देनी पड़ेगी, रिप्लेसमेंट वर्कर हो गया, मेडिकली कॉस्ट होगी, लॉस्ट वर्किंग टाइम होगा, तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, फाइनेंशियली आर्गूमेंट्स में आ जाएंगी। तो इसी तरह की आपने चीज़ें मेट करके अपने कंट्रोल मेजर्स के साथ ये चीज़ें लिखनी है। और प्लीज़ कॉपी मत कीजिएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आप ये चीज़ें कॉपी करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो प्लीज़ यहाँ से कुछ भी कॉपी मत कीजिएगा, ठीक है। तो अब आ जाती जस्टिफिकेशन के अंदर कि आपने जस्टिफिकेशन कैसे प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, परचेज अ मोबाइल ब्रिज फ्रॉम अलाउ अ मशीनिंग एबल टू सेफली एक्सेस ऑफ बोथ साइड ऑफ द इंस्पेक्शन पेड विद द वर्किंग एट द ग्राउंड लेवल। यानी कि जैसे अभी इसने लिया है कि ग्राउंडिंग के अंदर हम जो वर्क एट हाइट के ऊपर काम करते हैं, अंडरग्राउंड भी जो काम होता है वो भी वर्क एट हाइट होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि उसने मोबाइल ब्रिज का इस्तेमाल किया। उसके बाद अब स्पेसिफिकली जो लीगली आर्ग्यूमेंट्स हैं कि इंटरनेशनल लेबर लॉ के मुताबिक जो है एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्कर को सेफ़ प्लेस, सेफ़ इक्विपमेंट और सेफ़ इन्वायरमेंट का प्रोवाइड करे। उसके बाद इसी तरह लाइकलीहुड सेवेरिटी के बारे में आप बताएंगे कि अगर आप ने जो चीज़ें प्रोवाइड की हैं उससे आपका लाइकलीहुड कम हुआ और सेवेरिटी कम हो, यानी कि जितने चांसेस जो हैं वो एक्सीडेंट होने के कम हो गए हैं, उसी तरह सेवेरिटी होने के भी चांसेस जो हैं वो कम हो गए हैं, उसके बारे में आपने यहाँ पे डिस्कशन करनी है, ठीक है। आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको बुक के अंदर से मिल जाएगी कि आप जब ढूंढेंगे तो आपको ये ILO के बारे में, रिकमेंडेशन 164 के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको चाहिए होगी वो आपको बुक के अंदर से मिल जाएगी। इसी तरह फिर आपने बताना है कि आपके जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो कितने इफ़ेक्टिव हैं आपके एक्शन के ऊपर, ठीक है, और आपको कितना फ़ायदा देंगे ये कंट्रोल मेजर्स, ओके। अब आ जाएं जी पार्ट नंबर 4, रिव्यू एंड कम्युनिकेट एंड चेक, ठीक है। आपने कम्युनिकेशन कैसे करनी है, रिव्यूइंग प्रोसेस, जैसे रिव्यूइंग प्रोसेस होता है इसी तरह रिपोर्ट के अंदर भी रिव्यूइंग प्रोसेस होता है कि आपने जो रिपोर्ट बनाई है उसको अब कितने अरसे के बाद रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। यानी कि आप जैसे एनुअली होती हैं, उसके बाद 6 मंथली होती हैं, तो आपने अपना टाइम पीरियड देना है कि हम 6 महीनों के बाद इस रिपोर्ट को दोबारा रिव्यू करेंगे कि जो हमने कंट्रोल मेजर्स लगाए हुए हैं तो वो उनको अप्लाई किया गया है कि नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद रिस्क असेसमेंट की फाइंडिंग, कम्युनिकेट एंड हु यू नीड टू टेल, यानी कि आपने जो रिस्क असेसमेंट की फाइंडिंग निकाली हैं वो आपने किसको बतानी है, अपने मैनेजमेंट सिस्टम को बतानी है, और मैनेजमेंट को कहना है कि इसके ऊपर फॉलो करें। उसके बाद हाउ टू फॉलो अप द रिस्क असेसमेंट टू चेक द एक्शन हैज़ बीन कैरियड, और आपने कौन से बंदों को हायर करना है जो आपके जो रिस्क असेसमेंट है उसके बारे में आपको बताएंगे। इसी तरह ये चीज़ मैं एग्जांपल के तौर पर आपको ये दिखा रहा हूँ, इनको कॉपी मत कीजिएगा। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को कॉपी मत कीजिएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं, ठीक है। कंपनी पॉलिसी रिस्क असेसमेंट एटलीस्ट एवरी 12 मंथ्स, यानी कि कंपनी की पॉलिसी है कि वो हर साल जो है अपनी रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करेगी, ठीक है। वो किसी भी अगर कोई रीजंस भी हो सकते हैं कि रिव्यू क्यों करना, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, इंसिडेंट होता है, इसकी वजह से भी रिव्यू करनी पड़ती है। उसके बाद आई विल बी एवरेज अ मीटिंग फाइनेंस डायरेक्टर, यानी कि उसने डायरेक्टर को असाइन किया कि वो हमारे जो है कम्युनिकेट करे और टूल बॉक्स टॉक प्रोवाइड करे, यानी कि जितने भी कंट्रोल मेजर्स हैं उनके ऊपर फॉलो अप करे। और इसी तरह हम जो भी लास्ट में है कि आखिरी उसने रिमाइंडर फ्रॉम द टफ, यानी कि 10 दिनों तक उसने बताया हुआ है कि 10 दिनों के बाद मुझे रिपोर्ट दे के हमने जो एक्शन लिए हैं उनके ऊपर काम शुरू हो गया है कि नहीं हो गया। तो ये हमारी जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी आ जाती हैं IG2 की रिपोर्ट के अंदर। बहुत ही आसान तरीका है, आप इनको एक रेलिवेंट तरीके के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बुक से भी मिल सकती है और साइट से भी मिल सकती है, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फेसबुक के ऊपर, या आप यहीं पे कमेंट्स के ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं मेरा, ठीक है। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर भी करें, ताकि हम इसी तरह की नई नई और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड करते रहें, ताकि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो अच्छे हो जाएँ। थैंक यू।